दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एक बूढ़े बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तब सच साबित हुआ जब उसे एहसास हुआ कि चमचमाते मार्बल के फर्श पर रेंगने वाली मखमली जिंदगी में उसके अपने खून के पास उसके लिए चंद गज की जमीन भी नहीं थी। पत्नी सरला के अंतिम संस्कार और 13वीं के सारे रीति रिवाजों से निवृत्त होकर रिटायर्ड डाक बाबू दीनानाथ ने जब अपने पैतृक गांव की मिट्टी को आखिरी बार छुआ तो उनके हाथ कांप रहे थे। उनका इकलौता बेटा आकाश बहुत मिन्नतें करके उन्हें अपने साथ बेंगलुरु ले जाने के लिए आया था। आकाश पिछले कई सालों से उन्हें शहर बुला रहा था, लेकिन जब तक सरला जीवित थी वे हमेशा दीनानाथ का हाथ थामकर कह देती थी, अरे छोड़ो भी, वहां जाकर बच्चों की बनी बनाई गृहस्थी में क्यों खटपट पैदा करनी। अपनी तो पूरी जिंदगी इसी आंगन में तुलसी को जल देते गुजरी है। जो 4 दिन की सांसें बची है उन्हें भी यहीं अपनों के बीच पूरा कर लेंगे, है ना। तब दीनानाथ मुस्कुराकर रह जाते और बेटे का निमंत्रण टल जाता। पर इस बार सरला की यादों का सुनापन बेटे के जिद भरे स्नेह के सामने हार गया। दीनानाथ भारी मन से बेंगलुरु की उस अजनबी दौड़ती दुनिया में आने को तैयार हो गए। आकाश शहर की एक नामी आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर था। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक गगनचुंबी इमारत में 5 कमरों का आलीशान पेंट हाउस खरीदा था। जैसे ही दीनानाथ ने आकाश के घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा उनके पैर ठिठक गए। सामने बिछा गहरे लाल रंग का मखमली कालीन इतना साफ और गुदगुदा था कि दीनानाथ को लगा उनके पैरों की धूल उसे मैला कर देगी। दरवाजे पर पिता को असमंजस में खड़ा देख आकाश मुस्कुराया, अरे बाबूजी, अंदर आइए, रुक क्यों गए। बेटा, पैरों में धूल लगी है, यह कीमती कालीन खराब हो जाएगा, दीनानाथ ने संकोच से कहा। बाबूजी, आप भी न इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए, आइए इस सोफे पर बैठिए। दीनानाथ ने डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही वे इटालियन लेदर के बने भारी भरकम सोफे पर बैठे उनके मुंह से चीख निकल गई, अरे बाप रे, बचाओ। दरअसल वह सोफा इतना अत्याधुनिक और गद्देदार था कि बैठते ही दीनानाथ का शरीर उसमें भीतर तक धंस गया। उन्हें लगा जैसे वे किसी दलदल में समा रहे हों। आकाश और उनकी पत्नी स्वेच्छा यह देखकर धीरे से मुस्कुरा दिए। दीनानाथ किसी तरह खुद को संभाल कर सीधे बैठे, पर उनका दिल अज्ञात आशंका से घिर गया। शाम की चाय के बाद आकाश ने गर्व से अपने पिता का हाथ थामा और बोला, बाबूजी, चलिए आपको अपना नया आशियाना दिखाता हूं। आप भी तो देखें आपके बेटे ने शहर में क्या मुकाम पाया है। हाँ बेटा, चलो, दीनानाथ ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। आकाश उन्हें कमरों की सैर कराने लगा। बाबूजी, यह हमारी विशाल लॉबी है, यहाँ सिर्फ वीआईपी मेहमानों का स्वागत होता है, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। इसके आगे यह डाइनिंग हॉल है जहां 8 लोग एक साथ बैठकर डिनर कर सकते हैं। यह मॉड्यूलर किचन है और इसके साथ लगा यह पेंट्री रूम है जहां राशन का सामान स्टोर होता है। चलते चलते वे के रंग बिरंगे कमरे के सामने रुके। आकाश बोला, यह चिन्मय यानी पोते का कमरा है। दीनानाथ ने हैरान होकर पूछा, चिन्मय इतना छोटा है, क्या वह तुम लोगों के साथ नहीं सोता। आकाश हंसा, बाबूजी, यह मेट्रो सिटी है, यहाँ बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है। माँ का काम सिर्फ फीडिंग तक होता है, बाकी नहलाने धुलाने और संभालने के लिए आया रखी हुई है।
थोड़ा आगे बढ़कर आकाश ने एक और दरवाजा खोला। यह मेरा और स्वेच्छा का मास्टर बेडरूम है और इस तरफ यह गेस्ट रूम है जहां बाहर से आने वाले क्लाइंट्स रुकते हैं। अच्छा बाबूजी, यह जो छोटा सा वातानुकूलित कमरा देख रहे हैं ना, यह हमने पेट्स यानी पालतू जानवरों के लिए बनवाया है। भविष्य में जब हम कोई विदेशी नस्ल का कुत्ता लाएंगे तो वह यहीं रहेगा। सारे कमरे दिखाने के बाद आकाश दीनानाथ को लेकर सीढ़ियों से ऊपर खुली छत पर गया। छत के एक सुदूर कोने में लोहे के पत्रों यानी टीन से बना एक छोटा सा केबिन था। आकाश ने उसका ताला खोला और बोला, बाबूजी, यह हमारे घर का स्टोर रूम यानी कबाड़ खाना है। घर की जितनी भी टूटी फूटी पुरानी और बेकार चीजें होती हैं उन्हें हम यहाँ डाल देते हैं। साल में एक दो बार त्योहारों पर इसकी सफाई हो जाती है। इसके बगल में एक छोटा सा टॉयलेट भी है। दीनानाथ ने जब उस अंधेरे सीलन भरे कबाड़खाने के भीतर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। धूल से भरी उस कोठरी के एक कोने में एक पुरानी लोहे की फोल्डिंग चारपाई बिछी थी जिस पर उनका सूती बिछौना लगा हुआ था। चारपाई के सिरहाने उसका उनका वही पुराना कपड़े का झोला रखा था जिसे लेकर वे गांव से आए थे। दीनानाथ ने फटी आंखों से आकाश की तरफ देखना चाहा, लेकिन आकाश बिना उनकी तरफ देखे मोबाइल पर किसी कॉल का जवाब देते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उस सिलन भरे कबाड़खाने में लोहे की चरमराती चरपाई पर बैठकर दीनानाथ दीवारों को घूरने लगे। उनके कानों में आकाश के शब्द गूंज रहे थे, घर की जितनी भी टूटी फूटी और बेकार चीजें होती हैं उन्हें हम यहाँ डाल देते हैं। दीनानाथ की आंखों से एक आंसू टपक कर उनके कुर्ते पर जा गिरा। वे बुदबुदाए, तो आकाश की नजर में मैं भी अब एक टूटी फूटी बेकार वस्तु हूँ, एक कबाड़ जिसके लिए आलीशान घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन जो जानवर अभी आया भी नहीं उसके लिए वातानुकूलित कमरा तैयार है। सरला, तुम बिल्कुल सही कहती थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा आत्मसम्मान इस आलीशान कबाड़खाने से कहीं बड़ा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बेंगलुरु की गगनचुंबी इमारतों से टकराई तो आकाश हाथ में चाय का मग लिए ऊपर स्टोर रूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। अंदर झांकने पर कमरा पूरी तरह खाली था। लोहे की चरपाई पर बिछौना सलीके से मुड़ा हुआ रखा था, लेकिन वहां दीनानाथ का वह सूती झोला गायब था। आकाश ने घबराकर टॉयलेट और छत का कोना कोना छान मारा, पर दीनानाथ कहीं नहीं दिखे। वह भागता हुआ नीचे आया तो देखा कि बंगले का मुख्य लोहे का गेट खुला हुआ था। उधर शहर के रेलवे स्टेशन पर गांव जाने वाली सुबह की पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दीनानाथ खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे थे। ठंडी हवा के झोंके उनके सफेद बालों को उड़ा रहे थे। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। उनकी उंगलियों ने अपनी जीवन भर की कमाई, अपने गांव की पुश्तैनी घर की चाबी को छुआ। उन्होंने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में इतना कसकर भींच लिया मानो उन्होंने अपनी खोई हुई आजादी और स्वाभिमान को दोबारा मुट्ठी में दबोच लिया हो। ट्रेन जैसे जैसे शहर की सीमाओं को पीछे छोड़ रही थी, दीनानाथ के चेहरे पर फैला तनाव कम हो रहा था। वे कबाड़खाने के राजा बनने से इनकार कर अपने उस छोटे से घर को स्वतंत्र विधाता बनने वापस लौट रहे थे, जहां उनकी यादें और उनका सम्मान आज भी जिंदा था। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि कोई भी दिखावे की चकाचौंध में अपनों को न भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।